हाँ भाई, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। तो ये आपका स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल फिलहाल में, तो स्टेनो की सारी सारी की सारी शिफ्ट में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। और लगभग लगभग मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है। 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं पूरे ज्योग्राफी में जिन पर पूरा एग्ज़ाम लपेट दिया है एडुकेटी ने। तो नए पैटर्न के आधार पर पढ़ना तो पूरा ज्योग्राफी है, लेकिन जो जो एग्ज़ाम एडुकेटी कराएगी उस पर इन आने वाले एग्ज़ाम्स में इन 5 से 6 चैप्टर का खास ख्याल रखा जाएगा, जिनमें एक नाम मैं लूँगा सबसे ज़्यादा, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी को इतनी बार लपेटा, इतनी बार लपेटा, कोई शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिस शिफ्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ना आया। तो वन बाय वन करके एक एक देखते हैं। चलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। एक तो आपका फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफिक डिवीजन, और फिजियोग्राफी के बाद फिर एक रिवर सिस्टम, भर भर के क्वेश्चन रिवर सिस्टम के और फिजियोग्राफिक डिवीजन के। उसके बाद फिर एक कहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद फिर क्लाइमेट के क्वेश्चन, और थोड़ा सा बायो ज्योग्राफी, यानी कि बायो ज्योग्राफी में आपका एक तो एनवायरमेंट का को जोड़ लिया जाता है और साथ साथ में आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। ये इन 4 5 चैप्टर में पूरा का पूरा स्टेनो खत्म कर दिया है। तो आइए वन बाय वन करके इसको देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे और क्या क्या इनका यहां से आंसर की होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वर्टिकल हीटिंग पूछा है। जब भी क्या होता है, यहां से मान लीजिएगा कि ये अर्थ है, अर्थ पर ऊपर से क्या आती है, सूर्य की किरणें आती है, तो क्या होता है, इंसोलेशन होता है। इसे क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। वापस जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। इसी के कारण जब कंडक्शन ऑफ हीट होता है, क्या होता है, कंडक्शन होता है हीट का, तो यहां से हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इसी हीट का ऊपर की तरफ, ये अब रेज का नहीं है, ये तो रेज था, लेकिन जब हीट क्या होती है, हीट ऊपर की तरफ वर्टिकली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, यहां से क्या, ऊर्ध्वाधर तापन की क्रिया को संवहन। इसमें तो दोनों में संवहन दिया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अच्छा है, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉन एडवेक्शन, नहीं एडवेक्शन नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है, इसको, ये आपका एटमो इज नॉन एडवेक्शन कोज्ड बाय एडवेक्शन, दोनों में एडवेक्शन दिया है। कन्वेक्शन, भाई ये कन्वेक्शन होता है, क्या होता है, ये आपका कन्वेक्शन होता है। ये जो वर्टिकल होता है वो हमेशा वर्टिकल, तो वर्टिकल को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, वर्टिकली जब हीट ऊपर की ओर जाती है तो उसको कन्वेक्शन, और जब हीट कैसे जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है। क्या जाती है, हॉरिजॉन्टल, तो दूसरा क्या क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली उसको क्या कहा जाता है, एडवेक्शन कहा जाता है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इंग्लिश में दोनों को स्थानांतरण ही बोला जाता है, लेकिन ये आपका संवहन, स्थानांतरण संवहन कहा जाता है। लेकिन बस इतना याद रखें, हॉरिजॉन्टल में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल में एडवेक्शन और वर्टिकल में कन्वेक्शन होता है। अब देख लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल, नहीं भाई, यहां अगर वर्टिकल होता तो करेक्ट होता, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 होगा वर्टिकल, वर्टिकल हीटिंग, वर्टिकल हीटिंग को क्या कहा जाए, कन्वेक्शन, तो ये एडवेक्शन दोनों गलत। तो बचता क्या है, ओनली 3। तो आंसर क्या जाएगा यहां से, स्टेटमेंट ओनली 3 इज करेक्ट, तो लिखा है, हाँ जी बिल्कुल 3 इज करेक्ट, दोनों गलत हो गए तो तीसरा करेक्ट होगा। यहां से लू विंड, सभी को पता है कि लू चलती है, कब चलती है, सर्दियों में नहीं, गर्मियों के दिनों में लू चलती है। जैसे ही आपका बसंत खत्म होता है, बसंत ऋतु खत्म होता है, बहुत तेज लू एकदम से चलती है भारत में, और उसी के कारण हीट भी होता है। नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर कोज्ड बाय एडवेक्शन, हाँ जी बिल्कुल। और हवाएं कैसे, हवाएं वर्टिकल तो नहीं चलती, हवाएं तो हॉरिजॉन्टल चलती है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हीट का क्या कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है। तो आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह लो अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। फिजियोग्राफी में या फिर आपका पोर्ट्स, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले। बंदरगाह लोह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो पारादीव बंदरगाह, पहले तो जान लो कहां है पारादीव, पारादीव तो ओडिशा में है, कहां है भाई, ओडिशा में है। उसके बाद फिर चेन्नई, चेन्नई पोर्ट, ये तो आर्टिफिशियल पोर्ट है, नीचे की तरफ पाया जाता है, ये आपका तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम कैसा, इससे तो क्वेश्चन डीपेस्ट का बनता है, या तो डीपेस्ट है या फिर सेफेस्ट है, सबसे सुरक्षित या फिर सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मारमागांव पोर्ट, मारमागांव पोर्ट ये आपका लोह आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है, और कहाँ है ये, गोवा में है, वेस्टर्न घाट पर गोवा में, ठीक है।
किस किस क्षेत्र का यहाँ से आयरन ओर के 4-5 एरिया भारत में पाए जाते हैं, 4-5 एरिया मैक्सिमम। तो उड़ीसा में सबसे बड़ा अगर देखा जाए यहाँ पर उत्पादक भी और रिजर्व एरिया आयरन ओर का वैसे तो ओडिशा है, लेकिन निर्यात यहाँ से होता है पूरे महाराष्ट्र वाले रीजन का, मध्य प्रदेश वाले रीजन का, और साथ साथ में इधर कर्नाटक वाले रीजन में जितने भी आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, आपका खदान पाई जाती है आयरन ओर की, वहां से सारा एक्सपोर्ट कहाँ होता है, मारमागांव से होता है। आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हाँ देखिएगा आ गया ना, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारतीय राज्य में उसकी श्रमिक शक्ति आबादी से अधिक अनुपात कृषि में लगा हुआ है। कहना पूछना चाहता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कृषि में कार्यरत है, खेती में। अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन, क्या देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन किसकी ज्यादा, उत्तर प्रदेश की ज्यादा, तो आंसर उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश जाना चाहिए आंसर। लेकिन ये पूछा है उस राज्य में अगर हम कंपेयर करेंगे, मान लीजिएगा 101 एरिया है, इतने ही एरिया में 100 व्यक्ति कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और इतने ही एरिया में 100 व्यक्ति कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के 80% लोग यहाँ काम कर, 80 लोग, और उत्तर प्रदेश के लगभग 59.9 आता है आंकड़ा, 60% लोग काम करें, तो उसके आधार पे आंसर जाएगा 80। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं तो बिहार के साथ जाऊंगा, क्योंकि राज्य में उसकी श्रम शक्ति आबादी पूछा है, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, बिहार होना चाहिए, क्योंकि 80% बिहार की कितनी पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है, 80% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है, तो आंसर सी। नेक्स्ट, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घन, अच्छा जनसंख्या घन, पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी डाल दिया, दूसरा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का भाई। अब देखिएगा चंडीगढ़ देखा जाए तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा नहीं, ये आपका पूछा जाए तो दिल्ली का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, कितना, ये 11,000 कितना है, 11,023 कितना है, 11,023 नहीं सॉरी 11,020 है, 11,020 पीपल है। ये आपका कितने किलोमीटर स्क्वायर में, पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद फिर अगर लक्षद्वीप में नहीं है भाई, अगर मिनिमम पूछा जाए यूनियन टेरिटरी का मिनिमम कभी आपसे पूछ ले तो मिनिमम अंडमान एंड निकोबार कितने, 46 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और अगर कभी पूछा जाए आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट में अगर देखा जाता है तो स्टेट में सबसे कम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। किस जगह पर, अरुणाचल में, कहां, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। उसके बाद आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा में कितनी हो जाती है, सबसे ज्यादा में हो जाती है 1106 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम अ डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। हाँ भाई बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो आने ही है, यही 5-6 टॉपिक से सारे पूछे गए। कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों के साथ डेल्टा बनाती है। अब देखेगा एक क्वेश्चन इस तरह से याद करते हैं हमेशा कि ये नदियां जो है दो तरह से, ये वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां, ये ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां। ईस्ट की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, यहां से स्टार्ट करें हम, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आता है, उसके बाद फिर यहां से आपका सुवर्ण रेखा आएगी, सुवर्ण रेखा के बाद फिर वैतरणी, ब्राह्मणी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी एक चीज बता देता हूँ। मेरा जो एक चैनल द जीएस स्लेयर नाम से मेरा खुद का एक चैनल है, उस पर स्पेशल सेशन के नाम से ये यहाँ पर पूरा रिवर सिस्टम पढ़ा है कि रिवर सिस्टम से बाहर क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है भाई। और यही सेम आपका जो हमारा चैनल है ये आपका एसएससी रैंकर्स, वहां भी पड़ा होगा ये वाला लेक्चर, तो किसी से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और तो एसएससी रैंकर पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत सारी क्लास है, ढूंढने में थोड़ा आपको लग सकता है कि परेशानी है, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं।
तो इस सारी की सारी नदियां जो ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सभी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है, हिम ये आपका ज्वार नद का निर्माण करती है। तो यहां से क्या आएगा, नर्मदा तापी माही सारी नदियां कहां बहती है, इधर की ओर बहती है, एक बचती है गोदावरी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी गोदावरी। गोदावरी यहां बहेगी तो आंसर डी विल बी करेक्ट। और उस लेक्चर को अगर आपने देख लिया तो उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ रिवर सिस्टम छोड़िएगा, डैम्स भी वहीं से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? भाई साहब ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही उड़ा देना चाहिए सभी को, क्योंकि गोदावरी कृष्णा कावेरी प्रायद्वीपीय भारत कहां से कहां तक फैला, प्रायद्वीपीय भारत को अगर देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का, जो तीन और पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, उसे तो प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप भारत का कितना, 16 लाख, कितना 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हिस्सा, यही तो प्रायद्वीप कहलाता है। और इसमें विंध्या पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, उसके बाद फिर ये आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न, ये वाला हिस्सा, इतना ही तो कहलाता है। क्या इस हिस्से में गंगा बहती है? नहीं, गंगा ऊपर से आती है। गंगा किस में आती है? ये मध्य वाले एरिया में बहती है। तो आंसर क्या जाएगा, ये हिमालय से निकल के आती है, तो आंसर गंगा। बाकी गोदावरी कृष्णा कावेरी आप जानते ही होंगे। उस लेक्चर को लेने के बाद ये आपका 3-3.5 घंटे का लेक्चर है, उसके बाद आप इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, हर एक नदी तंत्र, सभी की ट्रिब्यूटरी, उन पर पाए जाने वाले डैम्स, वहां पाए जाने वाले रिवराइन आइलैंड, उनकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, असंख्य चीजें आपको वहां से उस लेक्चर से मिल जाएंगी द जीएस लेयर पर। नेक्स्ट, What shape does a population pyramid take for a rapidly growing population? तेजी से बढ़ती आबादी के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? भाई देखिए फिर से अब क्वेश्चन कौन सा आया, अब क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये आपका क्वेश्चन फिर से पॉपुलेशन का आया, और कहां से, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब इसमें विस्तृत आधार वाला एक पिरामिड बनता है, विस्तृत आधार वाला पिरामिड, और क्या त्रिभुज बनता है, त्रिकोणाकार, इन्वर्टेड, जो कि इन्वर्टेड नहीं होता, इस तरह से आपका पॉपुलेशन का पिरामिड बनाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप। तो आंसर तो क्या है, ट्रायंगुलर शेप। और इसमें क्या कहा जाता है कि ये विस्तृत, इसका क्या होगा, यहां से क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि इसका जो नीचे का पार्ट होता है विस्तृत आधार होता है, क्या होता है, स्प्रेडेड, विस्तृत आधार, स्प्रेडेड बेस के साथ पिरामिड बनता है, किसका, जनसंख्या बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या आबादी का। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? अच्छा, कौन सा पठार उत्तर पूर्व में पूछा है। अगर इंडिया का मैप बनाकर देखा जाता तो भारत में कितने प्लेट्यू पढ़े जाते हैं, किस तरह से प्लेट्यू को पढ़ा जाता है, फिर से फिजियोग्राफिक डिवीजन का क्वेश्चन, प्लेट्यूज इन इंडिया। यहां देखेगा ये वाला पार्ट क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। इससे ऊपर यहां पाया जाता है मालवा का पठार, ऊपर पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार, फिर पाया जाता है बघेलखंड का पठार, इधर की तरफ पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले रीजन में। इधर की तरफ पाया जाता है ये आपका दो पठार आते हैं यहाँ, एक तो कार्बी एंगलोंग पूछा जाता है इधर से, और दूसरा ये शिलोंग पूछा जाता है, शिलोंग और कार्बी एंगलोंग। और दोनों ही पार्ट किसके हैं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी आया है कि ये किसका हिस्सा है, हिमालय का नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये कार्बी एंगलोंग का पठार ये उत्तर पूर्व में है, शिलोंग का पठार ये भी उत्तर पूर्व में है, ये मेघालय में है, मेघा लिख दूं, और ये कहां है, असम में पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा यहां से, आंसर जाएगा आपका शिलोंग का पठार, डी विल बी करेक्ट आंसर। मालवा, छोटा नागपुर ये मैंने बता दिया, बुंदेलखंड, बघेलखंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता है? अच्छा, पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता पूछा है। ईस्टर्न कोस्ट, ये आपका तटीय मैदान, प्लेन एरिया जब पढ़े जाते हैं तो कोस्टल प्लेन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कोस्टल प्लेन्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या है कोस्टल प्लेन्स की, कोस्टल प्लेन्स यहां से सबसे पहले ये आता है, कितने कोस्टल प्लेन है, कच्छ और काठियावाड़। कच्छ काठियावाड़ दोनों के दोनों कोस्ट कहां पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहां से इसको कहा जाता है कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा का कोस्ट कोंकण के नाम से। उसके नीचे फिर ये कनारा कर्नाटक, और उसके बाद फिर ये मालाबार आता है, मालाबार कहा जाता है कहां पर, केरल के कोस्ट को। यहां पर नैगल पट्टनम, और उसके उससे ऊपर आता है कोरोमंडल,
मंडल कोस्ट। उससे ऊपर कौन सा आता है, ये आपका नॉर्थ सिरकार। उससे ऊपर आता है ये आपका ये वाला ये वेस्ट बंगाल का दीघा, और इन दोनों के बीच में आता है उत्कल, दोनों के बीच में उत्कल कोस्ट। जो ये वाले कोस्ट है पूछा है, ये पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता है। इस वाले तट में क्या पाया जाता है, यहां पर ज्यादातर लैगून झीलें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लैगून झीलें देखने को मिलती है। और जो क्या कहते हैं बैक वाटर्स करती है। क्या बैक वाटर्स का मतलब क्या, पानी, ये पानी आता है, लहरें, समुद्र की लहरें आती है। सी ब्रीजी, लैंड ब्रीजी जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है सी ब्रीजी। तो सी ब्रीजी और लैंड ब्रीजी की वजह से जो पानी की लहरें आती है, धीरे धीरे कुछ ज्वार भाटा की आती है, तो टकराने के बाद बैक वाटर से क्या बनते हैं, लैगून झीलें बनती है। इसका एग्जांपल जैसे कि वेम्बनाड लेक लैगून झील और बैकवाटर्स है। तो आंसर क्या जाएगा, डी, ये क्या होगा, लैगून एंड बैकवाटर्स जाएगा। बड़े डेल्टा, डेल्टा तो वेस्ट में पाएंगे, मिलते ही नहीं है। हाई रेनफॉल हो सकता है लेकिन ये प्लेन में नहीं होता, ये यहां पर वेस्टर्न घाट में टकराने के बाद रेनफॉल होता है। तो आंसर डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। अच्छा, घाघरा रिवर सिस्टम के बारे में पूछा है। द घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचा चुंग ग्लेशियर इन द हिमालय। हाँ, उसी लेक्चर में मैंने जब वो घाघरा के बारे में बताया तो मैंने ये भी बताया था घाघरा के बारे में कि घाघरा नदी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, कर्नाली नदी कहा जाता है, जिसका ओरिजिन कहां से होता है, तिब्बत से होता है, कर्नाली नदी का। और यही कर्नाली नदी तिब्बत के मापचा चुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में ग्लेशियर का नाम क्या, बिल्कुल करेक्ट है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद फिर ये नेपाल में आती है और नेपाल में इट्स फॉर्म अ डीप गोर्ज। हाँ बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्ट लोकेशन दी है ये आपका शीशा पानी। शीशा पानी वो जगह है, शीशा पानी वो जगह है जहां से ये दो जलधाराओं में बट जाती है। एक इधर की तरफ जलधारा जाती है और एक इधर की तरफ जलधारा जाती है। और शीशा पानी कहां हो जाता है, शीशा पानी हो जाता है नेपाल में। यहां से दो जलधाराओं में ये बहती है, एक का नाम होता है गेरुआ और दूसरे का नाम होता है कोरियाला। गेरुआ और कोरियाला में किस किस में भाई, गेरुआ और कोरियाला। ये भी पूछ सकता था कि कहां से दो भागों में बढ़ती है, कोरियाला में बढ़ती है। आगे आने के बाद फिर ये टनकपुर के पास ये फिर से मिलती है और इसमें एक नदी, एक ट्रिब्यूटरी मिलता है जिसका नाम है शारदा। तो आगे पढ़ते क्या है, इट मर्ज विद गंगा एट इलाहाबाद। नहीं भाई, इलाहाबाद में नहीं। उसके बाद इसमें एक सहायक नदी मिलती है, इसकी शारदा। इसी में मिलती है एक सहायक नदी सरयू, इधर से आती है राप्ती और उसके बाद इसे घाघरा कहा जाता है। और घाघरा कहां मिलती है, ये छपरा में जाकर किस में मिल जाती है, छपरा में जाकर गंगा में मिलती है। तो पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा क्या है, तीसरा बिल्कुल गलत होगा। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा 1 और 2। कहीं लिखा है 1 और 2, ये रहा बी इज करेक्ट आंसर, 1 और 2 इज करेक्ट। करेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट लिंक अ करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका एडियोलिस्ट क्या था, इसका नाम था एग्जैक्ट नाम इसका एडियोटिस, एडियोटिस निग्रिसेप्स, एड्रियोटिस नहीं, एड्रियोटिस निग्रिसेप। एड्रियोटिस निग्रिसेप ये एक पक्षी है, क्या है, एक पक्षी है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। और ये मैक्सिमम कहां पाया जाता है, भारत के राजस्थान में रेगिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलता है। लगभग लगभग जैसे आप सभी जानते हो टटीरी बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसके तरह का देखने को मिलता है, थोड़ा सा क्रोच के जैसा देखने को मिलता है। अब ये क्या था, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया था, यानी कि ये खत्म विलुप्त होता जा रहा था। तो अभी 1 साल पहले की बात है, 2024 में इसकी एआई की गई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आपका कृत्रिम गर्भाधान। तो करने के बाद पहला चूजा 2024 में प्राप्त हुआ। और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सेंटर कहां खोले गए, जैसलमेर में खोले गए थे। तो उसी पर क्वेश्चन दे दिया कि ये आपका किससे, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन और करंट से जोड़ दिया। कौन सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वर्तमान संरक्षण से पहले उसका भौगोलिक स्थिति। अच्छा, भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां से है ये संबंध, ये लिख दिया मैंने, राजस्थान से। देख लेते हैं, राष्ट्रीय एवियन अनुसंधान के जेसीबी आवास सिमुलेशन किया गया महाराष्ट्र में। भाई मतलब ही नहीं बनता महाराष्ट्र का। तो अब कल्याण सेंचुरी इन कर्नाटका, भाई कर्नाटक का मतलब नहीं है, रहता तो राजस्थान में है। उसके बाद फिर सी,
इंडिया आज फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल, हाँ पहला सक्सेस इंसेमिनेशन हुआ 2024 में ऑफ जीआईबी टुक प्लेस इन द नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान में, बिल्कुल करेक्ट जाएगा, बिल्कुल जैसलमेर राजस्थान में था। और फिर क्या है, डी जीआईबी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वाज सेटअप इन कच्छ, नहीं भाई जैसलमेर में ही खोला गया था। अब बाद में तो तीन, अब तक कितने, तीन एआई, ये आपका एआई करने के लिए, बर्ड का एआई करने 3 सेंटर खोले जा चुके हैं अब, लेकिन पहला कहां खोला गया था, जैसलमेर में खोला, याद रखना है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन सही पूछा है, ये आपका बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल एनुअली। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है कि यहां से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट के लिए हमको आंसर करना है। तो सही स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें से क्या है, बर्थ रेट मेजर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर पीपल एनुअली। जन्म दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति, नहीं भाई ये तो क्या होता है, ये तो लिंग अनुपात होता है, तो जन्म दर तो इस पर कोई मतलब ही नहीं है। पुल फैक्टर में वे अवसर शामिल है जो लोगों को नए क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। और पुश फैक्टर में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई, ये आपका सुनिए, जन्म दर प्रति वर्ष व्यक्तियों पर जन्म दर लेने वाले बच्चों की संख्या, हाँ ठीक है, ये या कुछ हद तक ये ठीक चला जाएगा। उसके बाद फिर मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसका तो मतलब ही नहीं है। अगर देखा जाए प्रेजेंट में बर्थ रेट पर सेकंड और डेथ रेट पर सेकंड में बताऊं आपको, 11 चाइल्ड, पूरे वर्ल्ड में 11 चाइल्ड पर सेकंड ये आपका जन्म बर्थ रेट है, और 8 पीपल डेथ रेट है, यानी कि 8 व्यक्ति मरते हैं और 11 जन्म लेते हैं, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो जन्म तो ज्यादा है, बर्थ रेट ये सार्वभौम सत्य तो है, ऐसा है नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो कहीं से हुआ नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, ये आपका, ये तो गलत हो गया तीसरा। अब 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और उपरोक्त सभी में भी 3 आएगा, तो 3 तो नहीं होगा, 1 2 and 4 सी बचता है आंसर। पुश फैक्टर में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट, तो जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ अशांति सी फैल गई है, तो उसको इस तरह से भी कर लिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आता है, तो उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, देखेगा। ये हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद फिर ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजो के बाद फिर यहां पर आता है आपका आयनो के बाद फिर आता है एक्सो। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें 22 से 33 किलोमीटर के बीच की जो लेयर है उसे ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोन, यानी कि O3 के नाम से जाना जाता है, जिसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है, डॉब्सन में मापा जाता है। ओजोन 22 से 33 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में यही क्या करती है, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करती है, तो आंसर स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन आता है सभी मौसमी घटने, बारिश का आना, हवा का चलना, तूफान का चलना कौन सी लेयर में होता है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन भी उड़ते हैं, मीजोस्फेयर में उल्का पिंड की घटनाएं होती है, आयनोस्फेयर में अरोरा का फिनोमेना देखने को मिलता है, और सबसे आउटर जो ये आपका लेयर पाई जाती है, वहां पर आपको स्पेस स्टेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, अगर विश्व का पूछ ले आपका, माजुली से क्वेश्चन आता है, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कैसा है, रिवराइन आइलैंड है, नदीय द्वीप है। तो रिवराइन पूछा क्या आपसे, नहीं रिवराइन तो नहीं पूछा, वैसे पूछा है रामेश्वरम, ग्रेट निकोबार, श्रीहरिकोटा। तो आंसर जाएगा ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा आइलैंड है, हाँ ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सदर मोस्ट पॉइंट पाया जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इससे नीचे जो चैनल है, ग्रेट चैनल पाया जाता है 6 डिग्री, जो अलग करता है भारत को, किससे अलग करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है। नेक्स्ट, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जातियां हैं, और ये आपका शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है।
तो भाई शेड्यूल कास्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट दिल्ली में रहती है। कहाँ रहती है? दिल्ली में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। पॉपुलेशन भी दिल्ली की सबसे ज्यादा है, तो आंसर ए इज करेक्ट। चंडीगढ़, लद्दाख, लद्दाख में तो मतलब ही नहीं है। ट्राइब पूछता तो यहाँ कुछ चलती हुई बात लद्दाख की। लक्षद्वीप, आंसर ए। नेक्स्ट, ये आपका सतोपंत ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? फिर से वही द जीएस स्लेयर, फिर से देख लो द जीएस स्लेयर वाला चैनल, फिर से चले जाना उस चैनल पे जाके आप क्या करेंगे, रिवर सिस्टम को देख लो। गंगा नदी जब बनती है, गंगा कैसे बनती है मैंने बताया था, सतोपंत ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, माना ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर और पिंडर ग्लेशियर, यहां से निकलती है, ये सतोपंत से निकलती है अलकनंदा। इसी से बनता है पूरा का पूरा VNKRD, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, देव पर ये 5 प्रयाग यही बनाती है, तो सतोपंत से निकलती है। आंसर जाएगा आपका, ये आपका ए इज करेक्ट आंसर। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता, मिलाम ग्लेशियर से निकलते हैं सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, यहां से भागीरथी निकलती है, ना कि गंगा। आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर इंसोलेशन के भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? नहीं, इसका बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे क्योंकि यहां पर क्या लगा दिया, नोट लगा दिया गया। इस नोट पर जाते ही हम फिसल जाते हैं, तो चलते चलते कहीं फिसल जाता हूं मैं, चलते चलते कहीं गिर जाता हूं मैं। नहीं गिरना है, नहीं फिसलना है, आंसर करना है। तो इंसोलेशन, ये आपका क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति, ये नहीं है। भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, ये कारक नहीं है। उसके बाद फिर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, तो क्या ये सनरेज का, अच्छा वायुमंडल, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द, भाई थोड़ा सा गलत कर दिया, डी यहीं से स्टार्ट कर दिया ना, डी यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ वायुमंडल की ट्रांसपेरेंसी, सन रेज किरणों का झुकाव का कोण, क्या ये नहीं करता प्रेजेंस? तो भाई ये क्या है, इंसुलेशन को प्रभावित करता है, क्या नहीं करता है? तो यहां से वाटर प्रभावित नहीं करता है। रोटेशन होगा, रोटेशन के कारण भी इंसोलेशन प्रभावित होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तब भी प्रभावित होगा, और झुकाव होगा तब भी। इस तरह से पढ़ेंगे तो इस तरह से फिसल जाएंगी किरणें, तो आंसर क्या जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे है, क्यों है भाई? संकरे पूछा है। संकरे का मतलब जानते हैं क्या होता है? बारीक होता है। क्या होता है? बारीक होता है। क्यों है बारीक? बारीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये आपका, एक तो ये आपका पूछा गया मैदान, मैदान जो है, मैदान यहां पाए जाते हैं और घाट यहां पाए जाते हैं, ये घाट। अब ये घाट क्या करता है, जो इस तरह से मैं बना दूं पश्चिमी घाट, क्या बना दूं मैं आपके लिए, यहां से पश्चिमी घाट बना दिया, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ने क्या कर दिया, इसको फैलने से रोक दिया। पश्चिमी घाट ने क्या कर दिया, इसको फैलने से रोक दिया। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न घाट तो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है ही नहीं, ये तो टूटी फूटी है, इसलिए यहां तक क्या फैल जाएगा, ये प्लेन एरिया ज्यादा फैल जाएंगे, डेल्टा वाले एरिया में ज्यादा फैल जाएंगे, यहां भी ज्यादा। क्या ये फैल सकता है आगे ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट से? नहीं फैल सकता है। तो वेस्टर्न घाट ही एक हिंड्रेंस बनता है इसमें। सबसे पूरा इससे पुराना है ईस्टर्न घाट से, जो दिया है ना कि ये निर्माण में पुराने, हाँ ये पुराना है, लेकिन पुराने होने से इनका मतलब ये नहीं है कि ये हिंड्रेंस बनता है। फैलने से, संकरे होने का मतलब यानी कि ये एरिया बस इतना रह जाएगा और ये यहां तक फैल जाएगा। नए पुराने का मतलब नहीं है, प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट कहलाता है। आंसर क्या जाएगा, पश्चिमी घाट से घिरे हुए हैं, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जो लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में अगर देखा जाए कितने प्रकार का कोल पाया जाता है, तो भारत में 4 टाइप का कोल पाया जाता है। एक का नाम है एंथ्रेसाइट। क्या नाम है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद फिर आता है बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस के बाद फिर आता है लिग्नाइट। नाम क्या है? लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद फिर आता है पीट। अब इनमें कार्बन परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, ये आपका एंथ्रेसाइड ने एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट पाया जाता है भारत के लद्दाख में, और केवल 2% पाया जाता है। भारत का टोटल कोल का 2% है एंथ्रेसाइट है। तो एंथ्रेसाइट क्या पूछा, लिग्नाइट पूछा है। लिग्नाइट पाया जाता है ये आपका तमिलनाडु में, तो आंसर डी विल बी करेक्ट। गुजरात राजस्थान छोड़िएगा। पीट तो सबसे लो क्वालिटी है, कहीं भी देखने को मिल जाता है, इनके साथ साथ में पाया जाता है बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई कोयला है भारत में, तो सबसे ज्यादा कौन सा,
सबसे ज्यादा बिटुमिनस टाइप का कोल है। और किस किस वैली में? गोदावरी वैली, महानदी वैली, सोन वैली। तो ये 3 से 4 वैली है जहां पर कोयले की भरमार है। दामोदर घाटी, दामोदर रिवर वैली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये सॉरी सबसे बड़ा एरिया है जहां पर ये कोल पाया जाता है। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन यह है सबसे अच्छी तरह समझाता है? कुछ क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। कुछ क्षेत्र, अच्छा हाई, ये आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रदर्शित करते, कहां होंगे हाई पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहेंगी? जहां पर कंडीशंस बेटर होंगी। कंडीशंस क्या दी है? रीजन ऑफरिंग फर्टाइल लैंड, ठीक है, फर्टाइल लैंड होगा तो वहां तो खाने पीने की वस्तुएं अच्छे से कृषि होगी। फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट है तो भी अच्छी बात है। अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रचुर मात्रा में क्या है? नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद फिर एंड रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर मोर लाइकली टू हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। बिल्कुल भाई, जनसंख्या संभावना बिल्कुल है, हो सकती है, हो सकता है, हो सकता है नहीं, मैक्सिमम चांस तो यही है होने के। बाकी और पढ़ लेते क्या कहता है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एरिया विद पुअर इन, नहीं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। उसके बाद फिर रीजन्स विद लिमिटेड नेचुरल, भाई लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, लिमिटेड भी नहीं है। यहां तो मजा होगा, जहां मजा आएगा, पूरा नेचुरल भरमार है नेचुरल रिसोर्सेस की, फर्टाइल लैंड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या लिखा है आपका? एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय माउंटेन टेरेन एंड एरिड क्लाइमेट। अरे यार, एरिड क्लाइमेट कैसे हो सकता है? एरिड क्लाइमेट पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान खाली पड़ा है, कहां इतनी पॉपुलेशन है? सबसे कम ये आपका पॉपुलेशन रेगिस्तान में ही पाई जाती है वैसे तो। लद्दाख में चले जाएंगे, माउंटेन में, लद्दाख में भी वो आपका कोल्ड डेजर्ट है, वहां भी नहीं पाई जाती। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर ए विल बी करेक्ट। जहां पर सारी कंडीशन फेवरेबल है वहीं तो लोग रहेंगे। पानी है, नदियां बहती है, नदियों के आसपास खादर है, बांगर है, खेती करने के लिए जमीन है, क्लाइमेट वहां का न ज्यादा सर्दियां है ना ज्यादा गर्मी है, तो वही है। नेक्स्ट, अ पर्सन व्यूज द अर्थ फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, ही विल ऑब्जर्व दैट अर्थ, अच्छा पूछता है कि रोटेट होगी नॉर्थ पोल, ही विल ऑब्जर्व दैट ही अर्थ, द अर्थ रोटेट। अर्थ रोटेट कैसे होगी? जब भी हम बात करते हैं यहां से इसको, ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है एक लाइन, एक इस लाइन का नाम क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। ये आपका साउथ में क्लॉकवाइज, सी ये ए सी एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधि से बना है? भारत का जो ज्वालामुखी गतिविधि से बनने वाला प्लेट्यू है, इसका नाम देखिएगा, ये भारत है, ये अपना प्यारा सा भारत है। और अपने प्यारे भारत में, अपने प्यारे भारत में ये पूरी की पूरी जो जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। इस ये वाला लावा से बनी हुई मिट्टी, और कहीं लावा से बनी हुई मिट्टी नहीं पाई जाती। इसके आधार पर कहा जाता है कि भारत में दक्कन का पठार वो है जो क्या से मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। आंसर जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा इस बार असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। चलिए, चंबल नदी अपने ब्लैंड स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल के बीहड़ या फिर चंबल के खड्ड कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, चंबल में बीहड़ ही कहा जाएगा, इसको चंबल के खड्ड ही कहा जाएगा। चलिए और देख लेते हैं क्या कहता है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, चंबल यमुना में शामिल होने से पहले गहरी खाई और कटाव वाले इलाके से बहती है। हाँ जी बिल्कुल, भ्रंशोत पर्वत से बहती है, गहरी गहरी खाइयों से, दोनों बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका बीहड़ से बहती है, और बीहड़ ये आपका खड़ कहा जाता है उन स्थलाकृतियों, ये आपका बैंडलैंड स्थलाकृति बनाती है। तो आंसर ए एंड आर, और ये क्या है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए एंड आर बोथ ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर जाएगा बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछा? हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी ऑफन द डेवलपिंग डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई हॉट वेदर, किसके लिए पूछ रहा है? यहां देख लेते हैं आपका लास्ट में, विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक आर प्राइमरीली एसोसिएटेड। अच्छा, ब्लैक सोइल के लिए पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले लास्ट में देखा करो भाई कि किसके लिए पूछा है। ब्लैक सोइल के लिए पूछा। अब पढ़ दो, ब्लैक सोइल के लिए आपको क्या पूछा है? उच्च नमी धारण क्षमता, हाँ बिल्कुल होता है। शुष्क गर्म मौसम के दौरान अक्सर गहरी दरारें, इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है, तभी तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्पोंटेलियस लाइटेज सोइल कहा जाता है। स्पोंटेलियस लाइटेज का मतलब स्वयं जुताई मिट्टी कहा जाता है।
जाता है, सेल्फ फ्लोइंग सोइल कहा जाता है। बिल्कुल आंसर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला करेक्ट हो जाता है। उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की, अरे सेब कहाँ, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार में सेब कहाँ से है, सेब तो ऊपर आएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, गलत। दूसरा, चूना लोहा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की समृद्ध लेकिन फोस्फोरिक, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये भी फोस्फोरस की सामग्री में गरीब गरीब यानी कि पुअर, गरीब नहीं होते, एक कमी होती है। को भारत की सारी मिट्टी, तीन चीजें लिख लो, नाइट्रोजन, उसके बाद फिर दूसरा लिख लो ह्यूमस, और तीसरा लिख लो फोस्फोरस। तीसरा ये फोस्फोरस, फोस्फोरस किसी भी मिट्टी में अगर जाएंगे तो तीनों की क्या होगी, इन तीनों की कमी पाई जाएगी। बाकी किसी में पोटास की अधिकता, किसी में आयरन, रेड एंड येलो सॉइल में जैसे आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो इस तरह से आंसर 1 और 3 जाएगा, कहां है 1 और 3, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़नी है। टेम्परेचर इन ये आपका ट्रोपोस्फीयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। हाँ जी बिल्कुल, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए, जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट का नाम दिया जाता है। इसी को कहा जाता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ये इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, द टेम्परेचर इन मीजोस्फीयर स्टार्ट टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड रीच अप टू, हाँ बिल्कुल, ये कहां तक, 80 किलोमीटर तक ये मीजोस्फीयर पाई जाती है। और इसका जो मीजोपोज पाया जाता है, कौन सा एरिया, मीजोपोज वाला एरिया, वहां पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सबसे ठंडी लेयर यही कही जाती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद फिर अब अच्छा 2 ही स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही, दोनों करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, the highest rainfall in India gets recorded in the Khasi and Jaintia hills. In which state will you find these hills? अच्छा, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, जगह का नाम नहीं पूछा, इस बार पूछ लिया कहाँ है, तो ये मोहसिन राम, और मोहसिन राम पड़ता है खासी की पहाड़ियों पर। खासी, खासी कहाँ है, गारो खासी जैंतिया, ये आपका गारो खासी जैंतिया कि ये आपका जीकेजे, तो जीकेजे कहाँ है, जीकेजे है मेघालय में, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय में है। अब 2017 से पहले यहीं पर खासी की पहाड़ियों चेरापूंजी पड़ता था, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब कहाँ होती है, मोहसिन राम में होती है। क्यों होती है, रीजन क्या है, ये गारो की पहाड़ी है, ये खासी की पहाड़ी है, जैंतिया की पहाड़ियां, यानी कि पहाड़ियां कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, और ये जैंतिया की पहाड़ियां, ये जैंतियों की पहाड़ियां पीछे इस तरह से है, यहां से मॉनसून की, जब ये आपका मॉनसून आता है तो मॉनसून की हवाएं यहां चली तो जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, इधर से प्रेशर लगातार, तो यहीं से पहाड़ियों से इधर टकराना, इधर टकराना, टकराती है और लगातार बारिश होती है। कितनी बारिश, 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा एनुअल रेनफॉल यहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइएगा। देखिएगा, तालचेर कहां है, तालचेर कोल फील्ड पाया जाता है ओडिशा में, ये कहां है, तालचेर, तो ओडिशा की बात चल रही है। और पूछा जाए आपसे झरिया, तो झरिया कहां है, झरिया हो जाता है आपका JH4 झारखंड, झरिया झारखंड। रानीगंज, रानीगंज कोल्ड फील्ड है वेस्ट बंगाल में, और सिंगरेनी, सिंगरेनी है तमिलनाडु, ये आपका तेलंगाना में, TEL तेलंगाना, आंसर जाएगा ए। इसी के साथ एक और पूछा जाता है, इन दोनों का नहीं दिया, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये देता है ज्यादातर, सिंगरौली, सिंगरौली और सिंगरेनी। सिंगरौली क्षेत्र कहां है, मध्य प्रदेश का, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरेनी कहां है, सिंगरेनी हो जाता है ये आपका तेलंगाना में, कहां हो जाता है, तेलंगाना में हो जाता है, करेक्ट। तो ये भी बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम 1901 से 2011 तक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या लिया इसने, तो पूछा है यहां से आपका, द रूरल पॉपुलेशन, क्या, द रूरल population has consistently increased in the absolute number। अच्छा, द रूरल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर, क्या एब्सोल्यूट, लगातार अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है, यानी कि किसकी किसकी ओर बढ़ी है, रूरल भी बढ़ी है, अर्बन दोनों ही बढ़ी है, ये तो ठीक है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन हैज स्टेडली डिक्लाइन, शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन टोटल, ये कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हिस्सा लगातार घटा है। हाँ,
ग्रामीण का हिस्सा घटा है। क्यों घटा है भाई? क्योंकि ज्यादातर अर्बन की ओर, शहरों की तरफ लोग मूवमेंट करने लगे, पलायन करने, शहर में रहने लगे हैं ज्यादातर लोग शहरों की ओर, तो ये हिस्सा घटा है, बिल्कुल घटा है भाई। शहरी आबादी 1981 में पहली बार 100 मिलियन से अधिक शहरी आबादी, अर्बन पॉपुलेशन क्या हो गई थी? 100 मिलियन के पार हो गई थी। हाँ, हो गई थी। 1 एंड 2 3 तीनों ही करेक्ट है। तो ये भी कहां से? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किसके बेस पर है? अगर एग्जैक्ट आंकड़ा हमने पढ़ा है और इस ह्यूमन ज्योग्राफी का ये आपका जो कांटा लगा है ना इस बार, ये एडिक्विटी ने जो कांटा छोड़ दिया है, ये आपके तीर छोड़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसको खत्म करने के लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आएंगे, रिकॉर्डेड या फिर लाइव लेक्चर रखेंगे। इस ह्यूमन ज्योग्राफी का कांटा, यानी कि ये पिरामिड पूछ ले आपसे, ये किसी राज्य की पॉपुलेशन पूछ ले आपसे, या फिर 1901 से पूछ लिया, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है ये, या फिर तुक्का मारने वाला होता है। ऑल ऑफ द अबव आता है तो फिर ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही लगा दिया जाता है जब पता ही नहीं होता है। तो भाई ये आंकड़े एग्जैक्ट रटवा दूंगा, तोते की तरह बोलेंगे आप, तोते की तरह लगातार, की ऐसे बोलो मिट्ठू, बोलो मिट्ठू, ये आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, मिसलेनियस ट्री, यहां से देख ले, विविध वृक्ष फसलें और उपवन कहां पाए जाते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहा जाता है? वर्तमान प्रतिक्रिया। अच्छा, कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड किसे बोला जाए? जो 5 साल से कितना, जो 5 साल से ज्यादा तक खाली छोड़ी गई है उसे कहा जाता है। 5 वर्षों से अधिक समय असिंचित छोड़ी गई है, तो ये तो क्या जाएगा? बी का तो जाएगा 3, तो बी का 3 क्या? और उसके बाद करंट फ्लो किसे कहा जाता है? लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर मोर देन 1 ईयर या फिर लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। तो भाई ये आपका पहले तो इससे बी से मैच करते हैं, बी का 3 जाता है या नहीं जाता है? तो बी का, ये आपका बी का 3 कहां है? बी का 3 तो एक ही ऑप्शन में दिखाई देता है, तो बी का 3 एक ही ऑप्शन में गया, तो आंसर तो यहीं से हो गया। ए का क्या जाएगा? अब ए का यहां से लिखा है 2, प्राइमरी जो खुद की जमीन होती है जिस पर क्या होता है, ये आपका फूल पे और सारे बाग लगाए जाते हैं, उसे कहा जाता है मिसलेनियस, विविध वृक्ष फसलें उपवन। अरे जनरल सा क्वेश्चन है, विविध, बहुत तरह के फसलें उपवन, यानी कि अलग अलग वैरायटी के। आपने 5 बीघा का खेत लिया, उसमें कहते हैं कि आपका मन है कि आप 4 अमरूद के पेड़ रखेंगे, 4 केले के पेड़ रखेंगे, 4 आप आम के पेड़ रखेंगे, 4 लीची के, यानी कि हर मौसमी फल लगाएंगे ताकि हर मौसम में हमको फल मिलता रहे। तो यही तो है विविधता, इसे ही तो कहा जाता है विविधता। और ये मिसलेनियस नहीं होता विविधता, यहाँ पर विविधता बायो, ये विविधता मिसलेनियस के डाइवर्सिटी देना था, डाइवर्सिटी इन ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स, ऐसे लिखना था इसको। आंसर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, डाइवर्सिटी देते तो पहली बार में क्वेश्चन पकड़ लेते जो जिस बच्चे ने डाइवर्सिटी के मीनिंग का पता होता। तो आंसर जाएगा भाई ए। नेक्स्ट, which of the following factor contributes to the low child sex ratio in some economically developed नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में निम्न बाल लिंग अनुपात में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कारक बताइएगा। तो कौन कौन से कारक हो जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 कारक पूछता है, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, क्या ये हो सकता है डिटर्मिनेशन मेथड पेरेंटल वाला? उसके बाद फिर यहां से आपका हाई लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी, किसके कारक पूछे हैं? निम्न बाल लिंग अनुपात क्या होता है आपका, यानी कि बाल लिंग अनुपात घटता है, ये आपका घटता है डेवलप नॉर्दर्न स्टेट। तो ये क्या इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर प्रसवपूर्ण लिंग निर्धारण विधियों तक बढ़ी हुई पहुंच है? हाँ बिल्कुल भाई, ये हो सकता है। महिला साक्षरता सशक्तिकरण, महिलाओं को ज्यादा ज्ञान है तो वो क्या लड़कियां नहीं करेंगी, सेक्स रेशियो को क्या करें, कम करेंगी? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तराधिकार और परिवार समर्थन में पुरुष बच्चों के लिए सामाजिक प्राथमिकता, लिंग समानता नीतियों का मजबूत, लिंग समानता का अगर मजबूत परिवर्तन होगा तो फिर तो लिंग, ये आपका लिंग अनुपात सेक्स रेशियो घटेगा या बढ़ेगा? तो भाई ये कम थोड़ी होगा, सेक्स रेशियो लगभग बराबर आ जाएगा। उत्तराधिकारी और समर्थन में पुरुष बच्चों के लिए सामाजिक प्राथमिकता देता है समाज, तो 1 और 3 आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, पहले कॉलम को दूसरे से, क्या है? वीदरिंग, वीदरिंग क्या होता है? वीदरिंग भाई, अच्छा वीदरिंग का क्वेश्चन, ये भी कहां से क्वेश्चन है? ये एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन ठीक ठाक है भाई, ये ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़ के एग्रीकल्चर पढ़ा जाता है। तो वीदरिंग क्या होता है? वीदरिंग होता है ये आपका किसी भी चीज का
क्या टूटना? ग्रेविटेशन के कारण, मोलिकुलर स्ट्रेस के कारण, केमिकल एक्शन के कारण अपनी जगह पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? वीदरिंग। ये वीदरिंग कितने तरह के? फिजिकल वीदरिंग, केमिकल वीदरिंग, ये वीदरिंग कहलाती है। उसके बाद फिर आपका ग्रेविटेशनल वीदरिंग होती है 3 तरह की। इरोजनल एंड ट्रांसपोर्ट, उसके मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? जब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसी से तो मास मूवमेंट होता है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ सरफेस, तो एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता है? डेन्यूडेशन होता है या कुछ और होता है? तो डेन्यूडेशन ही तो होता है। उसके बाद फिर ये आपका ओवरऑल प्रोसेस, ये आपका डेन्यूडेशन, एक्सटर्नल फोर्स अर्थ सरफेस। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, किसके कारण इरोजन ट्रांसपोर्टेशन? ये आपका काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो आंसर ए का 2 और बी का 3 कहां है? ए का 2 बी का 3 यहां है, और कहीं दिखाई देता है? नहीं, ए का 2 बी का 3, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें भितरकनिका मैंग्रोव था। अरे भितरकनिका तो ये क्या भी है? भितरकनिका तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और भितरकनिका कहां पाई जाती है? ओडिशा में। भितरकनिका कहां है? ओडिशा में। आंसर ए इज करेक्ट। ये तो सीधा सा पूछ लिया। ये किससे पूछ लिया? बायोज्योग्राफी का क्वेश्चन, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जोड़ के पूछ लिया। भाई यही 5 से 6 टॉपिक के फेम इसमें डोमिनेट किया है। एडिक्विटी ने इससे बाहर पूछ ही नहीं रहा है कुछ। फिर से, पृथ्वी दूर संवेदन उपग्रह, अब क्लाइमेट से आ गया, क्लाइमेटोलॉजी में ही पढ़ा जाता है ये भी आपका। मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? संवेदन उपग्रह किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? तो भाई किसके लिए डिजाइन किए गए हैं ये? तो आपका ड्रिल इनटू अर्थ क्रस्ट और मिनरल सैंपल, क्या ड्रिल करने के लिए? नहीं भाई, मॉनिटर। भाई जितने भी उपग्रह सैटेलाइट छोड़ी जाती है उनसे मॉनिटर वेदर किया जाता है, लैंड का यूज क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। न तो अर्थ में ड्रिल होता उनसे। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी नहीं पता चलता। स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नहीं, क्या ही मतलब है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन उड़ा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपका अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस से पूछ लिया। भारत की किस राज्य में सबसे कम आबादी है? तो सबसे कम पॉपुलेशन कहां है? इनमें से पूछा है भाई। अब देखेगा, हम सभी क्या कहते हैं? हम कहते हैं राजनीति में महान यूपी। राजनीति में महान यूपी में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर। लेकिन इसने तो दिया ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद कौन आता है? तो ये भी नहीं दिया। उसके बाद तीसरे नंबर, चौथे नंबर का भी नहीं दिया। तो यहां से भाई सबसे कम पॉपुलेशन किसकी? पंजाब की जाएगी। तो ये कैसे याद हो गया? अगर आपने गो थ्रू किया है पूरा का पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी में, सेंसस के लगभग 10 आंकड़े पड़े हैं, 10 आंकड़े कम में और 10 आंकड़े ज्यादा में पड़े, तो आपका आंसर हो सकता है आंसर सी। नेक्स्ट, कौन सा भारत में जनसंख्या वृद्धि चरण को उसकी मुख्य विशेषता से सही ढंग से मिलाता है? अच्छा, मैच द फॉलोइंग है ये। कैसे? सबसे पहला दिया है फेज 4, उसके बाद फेज 3, फेज 1, फेज 2। तो जनसंख्या वृद्धि चरण में सच में ही 4 फेज होते हैं। इन 4 फेज को अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। देखिएगा, 4 फेज होते हैं, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम आता है। 4 फेज में इस तरह से पॉपुलेशन, इस तरह से, और कुछ इस तरह से, और 4 फेज बनाए जाते हैं इस तरह से। ये 4 फेज बनाए जाते हैं, ये 4 फेज होते हैं। इन 4 फेज में पहले तो आता है यहां से आपका डेथ रेट। क्या होता है? ये डेथ रेट बढ़ती है। डेथ रेट कौन से चरण में? एक चरण यहां होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे चरण में तो डेथ रेट ज्यादा होती है, और तीसरे चरण में यहां पर बर्थ रेट ज्यादा होती है। तो यहां से क्या दिया है? चौथा जो है सडन इंक्रीज फर्टिलिटी रेट ड्यू टू द इमेजनरी चरण, ये आपका प्रवासन के कारण जन्म दर में अचानक वृद्धि। ना भाई ना। उसके बाद फिर अचानक वृद्धि का क्या मतलब? प्रजनन दर में। उसके बाद फेज 3, पॉपुलेशन एक्सपेंशन कोज्ड बाय फॉलिंग डेथ रेट एंड हाई फर्टिलिटी। हाँ भाई ये होगा, गिरती मृत्यु दर और प्रजनन दर, ये क्या बढ़ जाती है? बर्थ रेट बढ़ेगी, प्रजनन दर बढ़ेगी, तो बर्थ रेट बढ़ेगी। तो बी होगा करेक्ट आंसर। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सी लिखा है रैपिड पॉपुलेशन ड्यू टू लो, ये आपका मोर्टेलिटी एंड हाई फर्टिलिटी। भाई नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, आंसर बी जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका? ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड? एक लैंडफॉर्म का क्वेश्चन, लैंडफॉर्म का क्वेश्चन अलग से पढ़ा जाता है। ये आपका किस में आता है? ये आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी डोमिनेट कर रही है यहाँ पे। प्राइमरीली बाय रिवर एक्शन, रिवर एक्शन के द्वारा रिवर से कौन सा डेपोजिशन पूछा है, या फिर आपका
इरोजनल, इरोजनल पूछा है। दो तरह की लैंडफॉर्म बनती है किसी भी से, 5 कारक होते हैं, या तो बाय विंड हवा से बनती है, या नदी से बनती है, अंडरग्राउंड बनती है, ग्लेशियर से बनती है, सी वेव से बनती है, और 5 के 5 एजेंट से दो तरह की इरोजनल और डेपोजिशनल बनती है। अब यहां से रिवर से पूछा गया। अब रिवर से अगर देखा जाए तो ये आपका इरोजन क्या है, ये आपका अगर देखा जाए मोरेन, डेल्टा, लेवी, ये तो सारे के सारे क्या हो गए, ये आपका डेपोजिशनल हो गए। डेपोजिशन, डेल्टा कैसे बनेगा, पूरी नदी ने जितना जिस नदी में जितनी भी क्या थी, गाद थी, सेडिमेंट्स थे, सारे ले जाकर नदी ने यहां माउथ पर छोड़ दिए, यहां क्या बन गया, डेल्टा बन गया। बर्ड फुट डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा, पता नहीं 5-6 तरह के डेल्टा बन जाते हैं अलग अलग तरह के आपका, तो वो डेल्टा थोड़ी बनेगा। तो क्या बनता है, गोर्ज। गोर्ज क्या होता है, जितनी भी ईस्ट फॉलोइंग, ये वेस्ट फॉलोइंग रिवर, ये क्या करती है, एस्चुरी बनाते हैं, नदी में जाके गिरती है, जहां गिरती है वहां एक बड़ा सा खड्ड कर देती है, और अपनी जगह से चीजों का हटकर दूसरी जगह जाना इरोजन कहलाता है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म गोर्ज होगी। नेक्स्ट, उस बंदरगाह का नाम बताए जो क्या होगा, ये आपका अडानी समूह से निजी स्वामित्व रखता है। तो अडानी समूह से कौन सा निजी स्वामित्व रखता है, तो अडानी समूह के साथ निजी स्वामित्व किसका पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मुंद्रा बंदरगाह गुजरात का। किसका, मुद्रा, ओखा, मुद्रा, सोलसेट, बूचर, द्वारका, ओखा, मुद्रा, द्वारका, सोलसेट, बूचर, तो उनमें से द्वारका पोर्ट का को क्या कहा जाता है, ये आपका यहां से अडानी के समूह के निजी स्वामित्व में आता है। ये क्वेश्चन चर्चाओं में रहा था अडानी ग्रुप के लिए, इसलिए पूछा गया करंट से जोड़कर। उसके बाद फिर प्रशासन, प्रवासन नकारात्मक सकारात्मक परिस्थितियों में प्रेरित तो हो सकता है। पशु फैक्टर व्यक्ति को किसी क्षेत्र से दूर प्रवास करने के मजबूर करते हैं, जबकि पुल फैक्टर व्यक्ति को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा आकर्षित करते हैं। सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प देख लेते हैं इसका क्या जाता है सही विकल्प इसमें। तो ये आपका प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थिति से प्रेरित हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहला तो जाता है माइग्रेशन कैन बी ड्राइवन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कल में दोनों से हो सकता है। नेगेटिव माइग्रेशन कैसे हो सकता है, देखिएगा कोई भी व्यक्ति कहीं पर ज्यादा परेशान है तो भी कहीं से एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है दूसरे देश में जाना, यही तो माइग्रेशन कहलाता है। ये उसके बाद फिर दूसरे ये भी पॉपुलर, ये आपका किसका है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यानी कि पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, पॉजिटिव क्या होगा, दूसरे देश में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। भारत के लोग पूरा पंजाब कनाडा चला गया, पूरा हरियाणा कनाडा चला गया, किस लिए चला गया, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, दोनों हो सकते हैं माइग्रेशन के, प्रवासन के। तो पहला बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद फिर पशु फैक्टर, पशु फैक्टर क्या है आपका, पशु फैक्टर है, पुश फैक्टर होना चाहिए था, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर व्यक्ति को किसी क्षेत्र से दूर प्रवास करने के मजबूर करते हैं, जबकि पुल फैक्टर व्यक्ति को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। हाँ ठीक है, पुश फैक्टर दूर करते हैं और पुल फैक्टर दोनों, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये आपका आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या जाएगा, सी जाएगा, ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मेजर ड्रेनेज सिस्टम। कैसा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरी रिप्रेजेंट अ सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल, ये सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम है। पहला क्या है, एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर इज बिलीव्ड टू हैव स्प्लिट इनटू 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम ओवर टाइम। हाँ तो ये आपका इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा किस में बांटा जाता है, देखा इंडो ब्रह्मा क्यों 3 में बांटा गया, इधर की तरफ क्या आती है, ये आपका इस तरह से 3 इंडो ब्रह्मा जो रिवर सिस्टम है उसमें ये आपका एंशियंट, द एंशियंट ऊपर वाला एंशियंट में क्या क्या कहा जाता है, देखिएगा एक तो सिंधु नदी, इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, और नीचे की तरफ जो करनाली आई थी यहां से नदी, और करनाली के साथ काली नदी से कहा जाता है, तो ये क्या है, यही नदी, यही तो है आपका इंडो ब्रह्मा। तो 3 पार्ट में बंटता है, ठीक है। पहला दूसरा फिर लिखा है वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। भाई वेस्टर्न का क्या मतलब है, वेस्टर्न का तो मतलब है ये ब्रह्मपुत्र तो कहाँ है, ईस्ट में बहती है, वेस्ट में तो नहीं बहती, तो आंसर तो 1 and 2 जाना चाहिए था, कहीं लिखा 1 and 2, 3 हटा दो, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन फिर से भाई, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। A migrant who enter a new country
और रीजन आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस जान लो। माइग्रेंट क्या होते हैं और इमिग्रेंट क्या होते हैं। माइग्रेंट तो होते हैं किसी भी देश में जाने वाले लोग। क्या होता है? किसी भी देश में जाने वाले लोग जा रहे हैं, आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं, आप माइग्रेंट है। क्या है? आप माइग्रेंट है। इमिग्रेंट किन्हें कहा जाता है? इमिग्रेंट कहा जाता है वहां पर बसने वाले लोग। अगर कल के दिन आपका मन करे मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है पैसा कमाने के लिए, आप क्या है? आप माइग्रेंट कर गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गए हैं, पैसा कमाने के लिए गए हैं, लेकिन आप वहां जाकर वहां का अपना क्या ले लेते हैं? पीआर ले लेते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर भारत की नागरिकता भी आप छोड़ देते हैं, वहीं पर रहने लगते, तो आप क्या हो गए? वहां इमिग्रेंट हो गए। अब जानो क्वेश्चन क्या कहता है। जो प्रवासी किसी नए देश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। भाई साहब वैसे ये मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलत, क्योंकि नए देश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उनको अप्रवासी नहीं कहा जाता। प्रवेश सिर्फ और सिर्फ एंटर करना ही क्या नहीं होता? इमिग्रेशन नहीं होता। इमिग्रेशन होता है वहां जाकर बस जाना। एंटर कर लिए, घूम फिर के आगे, आप गए कहीं घूमने के लिए, आप घूम कर आगे, क्या आपने इमिग्रेशन किया? नहीं किया भाई, तो ये गलत है। तो जब ये गलत हो जाए तो आर ढूंढ लो। आर अप्रवासी वे लोग जो अपने देश को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव देयर कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, कहीं भी जाकर बस जाते, ये बात बिल्कुल, सेटल होना, ये करेक्ट है बात इमिग्रेशन के लिए। माइग्रेशन और इमिग्रेशन में यही डिफरेंस आता है, माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट में। अब आर करेक्ट है, ए गलत है। मेरे हिसाब से तो आंसर ये आपका ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू जाएगा। आर इज ट्रू जाएगा, क्योंकि माइग्रेंट और इमिग्रेंट में इतना सा ही डिफरेंस होता है बस। नेक्स्ट, फेंट यंगसन पैराडॉक्स पृथ्वी की जलवायु की हमारी समझ को कैसे चुनौती देती है। देखिएगा, जो फेंट यंगसन पैराडॉक्स थ्योरी है, ये एक आपका हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस बोलिए, थ्योरी बोलिए, फेंट यंगसन थ्योरी क्या कहता है? प्रारंभिक पृथ्वी जलवायु की हमारी समझ, अच्छा कैसे चुनौती देता है? चुनौती देता है, ये देखें क्या कहता है। ये थ्योरी सुनो पहले क्या थी। ये थ्योरी थी कि स्टार्टिंग में जो सन है उसकी हीट कम थी, धीरे धीरे हीट बढ़ी। क्यों दी ये थ्योरी? थ्योरी दी जब भी कोई स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में जब स्टार बनता है, सन भी तो एक तारा है, तो स्टार का जब फॉर्मेशन होता है तब उसकी क्या वहां पर सबसे ज्यादा लाइट होती है? नहीं भाई, लाइट नहीं होती। जब वो अपने नेबुला फेज में आता है, नेबुला से आके रेड जॉइंट बनता है, तब उसकी एज आधी हो चुकी होती है, और उस समय पर उसमें सबसे ज्यादा लाइट होती है। ये आपका प्री फेज में तो धीरे धीरे उसमें न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर बढ़ेगी, और मैच्योर फेज में आने के बाद सबसे ज्यादा हीट करता है। तो हीट धीरे धीरे बढ़ती है, पहले नहीं बढ़ती। इसका क्या इफेक्ट है हमारी पृथ्वी पर? पूछा है पृथ्वी की जलवायु पर। यानी कि यह दर्शा प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई तरल पानी नहीं था। अरे इससे पानी का क्या मतलब? पानी का तो मतलब नहीं है। इट प्रूव द मून ओशन हैड द एटम, साबित करता है चंद्रमा पर कभी वायु। चंद्रमा का क्या मतलब है इससे? इससे एक मतलब हो सकता है टेम्परेचर कम होने का, यानी कि पृथ्वी का भी टेम्परेचर कम होगा उस समय, ये मतलब हो सकता है इसका। ये आपका सजेस्टेड दैट अर्ली सोलर आउटपुट वाज टू वीक टू प्रिवेंट ग्लोबल फ्रीजिंग। हाँ, ये हो सकता है कि इतना क्या था, यहां से अर्ली सोलर आउटपुट इतना कमजोर था, यानी कि वहां से हीट कम आती थी, टू प्रिवेंट ग्लोबल फ्रीजिंग। बिल्कुल भाई, प्रारंभिक सौर उत्पादन वैश्विक जमाव को रोकने के लिए बहुत कमजोर था। हाँ, वैश्विक जमाव यानी कि पहले तो हिमयुगी तो कहा जाता है, पूरी पृथ्वी बर्फ ही बर्फ आ गया, यही तो कहा जाता है। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़नी है। ये आपका डायस्ट्रोफिज्म पूछा है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जो एंडोजेनिक फोर्स लगते हैं वो उसे डायस्ट्रोफिज्म बोला जाता है। इंक्लूड्स ऑल प्रोसेस दैट मूव्स, इवॉल्व और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ। हाँ बिल्कुल, एंडोजेनिक फोर्स के पर्वत बनते हैं, ओरोग्राफ वगैरह बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर अगली बात क्या लिखी है यहां से डायस्ट्रोफिज्म में? ये आपका ओरोग्राफ, एपिरोजेनिक और सिस्मिक वेव्स आती है। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सोजेनिक प्रोसेस। क्या भाई? एक्सोजेनिक प्रोसेस है, और एक्सोजेनिक प्रोसेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से, हाँ बिल्कुल ठीक तो है भाई, ये आपका बाहर से लेता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोलर एनर्जी एंड टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स, उसे ही कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट चली जाती है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट चल जाता है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जब भी पृथ्वी पर कैसे फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स लगते हैं, तो किसका निर्माण?
ओरोग्राफ का निर्माण होता है। किसका? ओरोग्राफ का निर्माण होता है। ओरोग्राफ का निर्माण होगा, ओरोग्राफ का निर्माण होगा, साथ साथ में यहां से सिस्मिक वेव्स वगैरह आएंगी। तो आंसर क्या होगा? ये आपका 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। कहां जाएगा? 1 एंड 2 आर बोथ आर करेक्ट है। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स उन्हें कहा जाता है बाहर से हवा का फोर्स, पानी का फोर्स, बाहर से टेम्परेचर का फोर्स लगता है। और ये आपका ग्रेडियंट जो दिया है ये आपका कौन सा? टेक्टोनिक ग्रेडियंट। प्लेट टेक्टोनिक के कारण ऊर्ध्व ये उबड़ खाबड़ जमीन है, पानी तेजी से बहेगा तभी तो लगेगा। तो आंसर जाएगा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध के लिए पानी का मुख्य सोर्स, तो वाटर सोर्स क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा 4.2 किलोमीटर लेंथ जिसके सबसे लंबा भारत का बांध है। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मिलान किया गया? अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है। डिब्रू सिखोवा असम, डिब्रू सिखो असम, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये आपका दिहांग पटकाई, ये आपका असम अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या आ गया? शेषचलम। शेषचलम इज करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश में शेषचलम। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की आबादी सबसे कम है? सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो भारत में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम। किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? सिक्किम की पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या पूछा है? पीडी अगर पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश 17 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 विच इंडियन स्टेट यूटीज हैज नो शेड्यूल्ड ट्राइब। भाई ह्यूमन ज्योग्राफी तो पूछेगा मत, जिसमें कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। तो भाई शेड्यूल्ड ट्राइब देखा जाए कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिए। वैसे तो ये क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन में ज्यादातर क्या देता है? पंजाब को देता है, पंजाब। दूसरा देता है एचआर यानी कि हरियाणा, और तीसरा है चंडीगढ़। ये तीन ऐसी जगह है जहां पर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन अगर यहां से बात की जाए गोवा, केरल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, तो इनमें से जाएगा आंसर गोवा। गोवा में सबसे कम है, नाम मात्र के बराबर है, इसलिए बी आंसर जाएगा यहां से। नेक्स्ट, कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टियों के लाल और पीली मिट्टियों को सही ढंग से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट एलुवियल सोइल फ्रॉम रेड एंड येलो? अच्छा, एलुवियल सोइल फ्रॉम रेड एंड येलो कौन सा अलग करता है? एलुवियल फ्रॉम रॉक्स, रेड येलो, रिवर ट्रांसपोर्टेड। अरे रिवर ट्रांसपोर्ट से थोड़ी बनती है। एलुवियल क्या है? ऑर्डर टाइप, मोस्ट फर्टाइल है, बिल्कुल मोस्ट फर्टाइल है। रेड येलो कलर्ड बाय आयरन, रेड येलो कलर आयरन के कारण होता है। सैंडी लोम क्ले, रेड येलो सैंडी लोम, लेस फर्टाइल अपलैंड नहीं भाई। एलुवियल रिच इन फॉस्फोरस एंड, ये यस पूछा, हाँ ये पूछा है, क्या क्या पूछा गया है? सही ढंग से अलग करता। अच्छा, अलग करता है, ठीक है, पूछा है दोनों को एक दूसरे से सही ढंग से अलग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। उसके बाद एलुवियल क्या है? रिच इन फॉस्फोरस। भाई फॉस्फोरस में तो कोई सी भी रिच नहीं होती, सारी ही ये क्या पाई जाती है। और येलो रिच इन पोटास, नहीं ये भी नहीं पाई जाती, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या जाएगा यहां से? आंसर जाएगा आपका एलुवियल जो क्या पाई जाती है, ये आपका यहां से फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सोइल है एलुवियल, ऑर्डर टाइप मोस्ट फर्टाइल, और रेड येलो कलर्ड बाय आयरन, आयरन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो आंसर बी जाना चाहिए, इसका क्या जाना चाहिए? वैसे तो कुछ पास में आंसर सैंडी लोम और टू क्ले भी है, सैंडी लोम टू क्ले एलुवियल पाई जाती है, और ये आपका सैंडी लोम लेस फर्टाइल अपलैंड ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर जाएगा बी। ऑर्डर टाइप क्या है? ये आपका एलुवियल कैसा? मोस्ट फर्टाइल है। कैसा है? मोस्ट फर्टाइल, पुराने प्रकार का सबसे उर्वरक है। वैसे ये पुराने प्रकार में पता क्यों नहीं, ओल्डर टाइप में क्यों नहीं रखा जाता है? आंसर, इसका आंसर सी भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि ओल्डर टाइप में इसको नहीं रखा जाता। एलुवियल सोइल तो न्यूएस्ट फर्टाइल सोइल होते हैं। कैसे? ये आपका एंटी सोल में काउंट किया जाता है। तो यहां से अगर एग्जैक्ट आंसर उस हिसाब से देखा जाए, बहुत ही ज्यादा डीप जाके देखा जाए, तो आंसर तब इस ओल्डर के कारण ये गलत हो जाएगा। आंसर फिर जाएगा ये आपका एलुवियल सैंडी लोमी टू क्ले होगा, और ये आपका रेड एंड येलो सैंडी लोम लेस फर्टाइल अपलैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, विच फॉलोइंग द पोर्ट कॉरिडोर विद देयर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट टू इंडिया? अच्छा, पोर्ट पूछा है। ये चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में भारत ने बनाया था, आईएमसी, ये आपका इंडिया एंड ये आपका कौन सा? मिडिल ईस्ट,
मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये किस लिए बनाया गया? यूरोप में जाने के लिए बनाया गया, चाबार सेंट्रल एशिया में जाने के लिए बनाया गया। तो भाई पूछ लेता है सितवे बंदरगाह, सितवे किसके लिए बनाया गया? सितवे बनाया गया है इधर आपका म्यांमार के लिए, म्यांमार के लिए, मिजोरम में, म्यांमार में बनाया गया, मिजोरम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो देख लेते हैं भाई, चाबहार, पहले चाबहार क्या दिया गया है? बी कोलम, बी भाई कोलम, ये तो कोलम ही गड़बड़ा गए, कोलम ए बी सी, उसके बाद कोलम, चलिए कोलम बी को देख लेते। पहले कोलम में क्या लिया? भारत के रणनीतिक लाभ, लिंक वन, लिंक 1 2 3। लिंक वन क्या है? लिंक्स इंडिया विद यूरोपियन वाया मिडिल ईस्ट, यूरोप को मिडिल ईस्ट से कौन करता है? ये है भाई वाया मिडिल ईस्ट, ये है आपका ये आपका इंडियन या इंडो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये करता है। दूसरा, न्यू एज ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया वाई मिजोरम म्यांमार लिंक, मिजोरम म्यांमार लिंक किससे? सितवे से होगा, तो सी का जाएगा 2। उसके बाद फिर 3, एक्सिस टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान, हाँ बाईपास, पाकिस्तान को छोड़कर बाईपास करके सीधा किससे? ये आपका ए का 3, ए का 3 देख लो, ए का 3 यहां भी नहीं है, यहां इन दोनों में है। बी का क्या गया? बी का गया ये आपका 1, बी का 1 यहां है, और ठीक है आंसर जाएगा ए। भाई होच पोच कर दिया, अच्छे से इनको मैच नहीं कर पा रहे थे। व्हाट इज द प्राइमरी, बहुत टाइपिस्ट, मेरे टाइपिस्ट, वाह मेरे माटी के शेर। व्हाट इज द प्राइमरीली रीजन फॉर द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन अक्रॉस द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप और महासागरों के असममित वितरण का मुख्य कारण क्या है? चलिए पूछा है, पृथ्वी की जो सतह है महाद्वीप और महासागर में असममित वितरण, यानी कि इन दोनों में असममित डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इसका रीजन क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, या फिर अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ के इलेप्टिकल ऑर्बिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी फ्लोर का ये आपका स्प्रेडेशन और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही क्या होता है? समुद्र का तल और साथ साथ ये आपका ओशन और साथ साथ में कॉन्टिनेंट, दोनों में ये आती है एसिमेट्रिसिटी आती है। आंसर ए ही हो जाएगा, नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। According to the classification of modern Indian languages, which linguistic family accounts for the largest share of the Indian population? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा भाषाई परिवार भारत का सबसे आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है? अगर ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं इसको कहता हूं। और प्यारा सा क्यों कहता हूं? क्योंकि ये लैंग्वेज का आधार बताया। भारत में सबसे ज्यादा, लगभग कितने परसेंट? 73% लोग भारत के क्या बोलते हैं? ये आपका इंडो यूरोपियन बोलते हैं। 20% लोग द्रविडियन बोलते हैं। और सही आपका उस्टिक निषाद कितने? 0.3% निषाद बोलते हैं। और बचता है आपका 0.3 0.85 0.85 बोलते हैं, 0.85%। और बचते हैं साइनो तिब्बतन, लगभग 1.3% साइनो तिब्बतन है। तो आंसर क्या जाएगा? डी इज इंडो यूरोपियन। भारत में इंडो आर्यन लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरली एसोसिएटेड विद? कास्ट इज, अच्छा कास्ट टोपोग्राफी किसे कहा जाता है? कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है भाई, यानी कि लैंडफॉर्म के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो लैंडफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसे कहा जाता है आपका क्या? यहां से टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। ग्राउंड वाटर एक्शन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट रीजन, रिवर, ग्लेशियर, नहीं, ये आंसर ए इज करेक्ट। ग्राउंड वाटर में किस तरह के? ये आपका इरोजनल, डेपोजिशनल। दो डेपोजिशनल में तो 4 से 5 नाम ही याद रखने होते हैं आपको, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, पिलर, केव, फ्लिंट। ये आपका केव, पिलर, उसके बाद फ्लिंट और चर्ट, ये 5 नाम किस में आते हैं? ये 5 नाम आते हैं डेपोजिशनल में आते हैं। ज्यादातर एग्जाम में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर पूछा जाता है। फ्लिंट के, ये आपका फ्लिंट और चर्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर अगर पूछा है इरोजन की बात करते, तो इरोजन में आपका, इरोजन में यहाँ पर बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि आपका सिंक होल बनता है, सिंक होल 2 सिंक होल मिलने से फिर डोलाइन बनता है, 2 डोलाइन बनने से युवाला बनता है, 2 युवाला मिलने से यहाँ से क्या बनता है? युवाला के बाद पोलजे बनता है, पोलजे के बाद पोनोर बनता है, ब्लाइंड वैली बनती है। तो इस तरह से ये लैंडफॉर्म बनती रहती है। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स।
हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कैमूर, कैमूर पर्वत भी बिहार में है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ होगी? बिहार में होगी। अब उसके बाद फिर सोनाई रूपाई, सोनाई रूपाई असम में है। और गांधी सागर, गांधी सागर डैम, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ये चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर ये आपका एतुर या एतुनांगराम, ये तो मुझे पता ही नहीं, बचता है तो तेलंगाना बचेगा फिर, ये मैंने नहीं, मुझे भी याद नहीं था भाई ये तो। गांधी सागर देख लेते हैं, गांधी यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे 3 याद है तो हो ही जाएगा, चौथा अपने आप लग जाएगा। 3 का डी कहाँ दिखाई देता है? 3 के ऊपर डी दिखाई देता है, तो यही है। 1 का बी, 2 का है, 3 का डी, 4 का सी, आंसर हो गया, ए इज करेक्ट आंसर, 1 का बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया इज नोन फॉर द होस्टिंग एन ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप यूज्ड फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन इन लद्दाख? भारत में कौन सी ऊंचाई वाली वेधशाला लद्दाख के अंतरिक्ष अवलोकन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए जानी जाती है? तो भाई सबसे ऊपर जो ये लगाई गई है यहां से टेलीस्कोप, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका हेनले इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। क्या है? हेनले इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहां है? ये वेधशाला ये है भाई आपका लद्दाख में। निम्नलिखित में कौन सी कृषि जलवायु और मिट्टी का स्थिति गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? अच्छा, कौन सी जलवायु और मिट्टी गेहूं की खेती के लिए? गेहूं की खेती ज्यादातर किस में होती है? ज्यादातर टेम्परेट एरिया में होती है। टेम्परेट यानी 23.5 डिग्री से ऊपर का एरिया। भारत में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टेम्परेट में आता है, पंजाब टेम्परेट में आता है, मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा टेम्परेट में आता है, उससे ऊपर आपका हरियाणा टेम्परेट में, यही सबसे ज्यादा होता है, तो टेम्परेट होगा। एरिड क्रॉप, भाई एरिड क्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपका क्या राजस्थान में आपको देखने को मिलता है? डेजर्ट में नहीं भाई। टेम्परेट तो हो सकता है, 40 डिग्री से अबव नहीं होगा, क्योंकि रबी की फसल है, सर्दियों में उगाई जाती है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप, हाई ह्यूमिडिटी, ये आपका लेटराइट सोइल। सब लेटराइट सोइल का क्या मतलब बनता है भाई? ये तो एलुवियल सोइल में होता है ज्यादातर, तो मैक्सिमम एलुवियल सोइल में देखने को मिलता है। टेम्परेट क्रॉप्स, विंटर टेम्परेचर ये आपका 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, हाँ बिल्कुल। और समर टाइम इतना होगा, लोम में होता है, बिल्कुल। लोम कैसे बनती है? लोम, अगर लोम सोइल देखा जाए, क्ले लोम सोइल, इस तरह से लोम सोइल को बनाने के लिए इस तरह से एक डायग्राम बनाया, ये पार्ट किए जाते हैं किसी भी सोइल के, 1 2 3 पार्ट हुए। ये क्ले होता है, उसके बाद फिर क्ले के बाद ये सैंड होता है, और ये सिल्ट होता है। 30-30% सभी को 33-33% मिला दो, क्या बन जाती है? लोम बन जाती है, क्ले सैंड और सिल्ट के मिलाने से, और जो कि सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो आंसर ये जाएगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा दिन, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछ लिया क्वेश्चन को, यानी कि इसका रोटेशनल टाइम पूछता है कि रोटेशन कितने दिनों में करता है। तो ये अगर शुक्र की, सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुक्र अगर क्वेश्चन आता है तो शुक्र कितने दिनों में? लगभग 243 दिन लेता है। कितना? 255 दिन में रेवोल्यूशन करता है, 243 में रोटेशन करता है। तो जब 243 डे रोटेशन में लेगा तो सबसे बड़ा दिन इसी का हो जाता है। बृहस्पति कितने घंटे लेता है? बृहस्पति तो 10 आवर, ये आपका 9 आवर और 57 मिनट में कंप्लीट कर देता है। पृथ्वी कितने? 24 घंटे, 24 घंटे में कंप्लीट करती है। तो सबसे छोटा किसका? सबसे छोटा तो जुपिटर, सबसे बड़ा वीनस का है। सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन टाइम, रेवोल्यूशन में आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, जो पास में उसका रेवोल्यूशन फास्ट, जो दूर है उसका रेवोल्यूशन, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी, यहां से जितना दूर जाएगा इतनी ही यहां से ये आपका ऑर्बिट बढ़ती चली जाएगी। तो ये मान लीजिए सन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून का परिक्रमण काल सबसे ज्यादा होगा, परिक्रमण काल बोले तो रेवोल्यूशन टाइम ज्यादा होगा। तो आंसर जाएगा यहां से ए। नेक्स्ट, कर्नाटक में जोग फॉल्स किस नदी से बनता है? सिंपल सा चुम्बनेश्वरी क्वेश्चन आता जरूर है। तो भाई जोग जलप्रपात किस पर? शारावती नदी पर देखने को मिलता है। भारत का 2 बड़े जलप्रपात भारत के मैं ओरली बता देता हूं। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? तो ये आपका वैरही नदी पर है, और वैरही नदी कहां है? कर्नाटक में है, और उसका नाम है कुचिकल वाटरफॉल। कौन सा? कुचिकल। फिर एक आता है बारेही पानी वाटरफॉल, जो कि बूधा बलंगा नदी पर है, ये 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। ऐसे ही एक उसके बाद आता है सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल आता है। एक आता है आपका वाटरफॉल, ये आपका कपिल धारा वाटरफॉल, कपिल धारा वाटरफॉल पाया जाता है ये आपका नर्मदा नदी पर। कावेरी नदी पर ये आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग, फिर द मैच द फॉलोइंग का खरीफ की फसलें यानी कि एग्रीकल्चर, वही ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़कर एग्रीकल्चर को पढ़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन फिर से भाई बेहतरीन, यानी कि ये टॉपिक, अब टॉपिक तो यही 5-6 टॉपिक है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जून और सितंबर, जून से सितंबर तक कौन सा मौसम, जब बरसात होती है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कौन सी, आप कहीं भी खेत में चले जाओ, आपको चारों तरफ क्या देखने को, धान ही धान देखने को मिलेगा, या कपास देखने को मिलेगा, या फिर आपको गन्ना देखने को मिलेगा, या जूट देखने को मिलेगा। तो खरीफ की फसलों में क्या आएगा, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, तूर, जवार, ये भी आएगा। हाँ, जवार भी देखने को मिलते हैं, मक्का भी देखने को मिलता है। रबी की फसलों में गेहूं तो आएगा ही आएगा, यहीं से पकड़ लो। और जायद की फसलों में जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं ऐसा, बेल वाली फसलें। और बेल वाली फसलें कौन कौन सी, खीरा है, ककड़ी है, तोरई है, खरबूजा है, तरबूज है, पंपकिन है, और उसके बाद फिर बोटल गोड है, बिटर गोड है, करेला, करेला, कद्दू, ये सारी की सारी। तो ये सारी फसलें क्या, सब्जियां, फल, चारा, ये क्या आएंगी, जैद में आएंगी, सब्जियां, फल, चारा। तो ए का क्या जाएगा, ए का टू, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का थ्री, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। तो ये क्या था भाई, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है भाई, किसका, जो ये अभी स्टेनो में क्वेश्चन आए हैं। एडिक्विटी ने बहुत अच्छा पेपर बनाया, बेहतरीन से क्वेश्चन दिए है, कुछ ही क्वेश्चन सिंपल दिए है, बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी इस तरह की दी है। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, और इसको करेंगे भी बहुत अच्छे से। आने वाले जो एग्ज़ाम टीसीएस कराएगी, तो उस एग्ज़ाम के लिए तो वही पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम कौन कराएगा, एडिक्विटी कराएगी, तो उसमें ये 5 से 6 टॉपिक जो स्टार्टिंग में मैंने बताए, इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, इन पर फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है मेरे साथी, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसके इस पूरे के पूरे आपको टेस्ट को देखने के बाद, सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा। क्या इस आधार पर किस किस टॉपिक की क्लास, आप मुझे टॉपिक मार्क करके बताएंगे कि किस किस टॉपिक की क्लास आपके लिए मुझे लेके आनी चाहिए। तो भाई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे नाम के साथ मेरा नाम लिख देंगे एक बार, तो अगर अच्छा लगे, और कहेंगे कि ये टॉपिक, मैंने टॉपिक भी बताए और क्वेश्चंस तो आप भी देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखने के बाद सारे क्वेश्चन आप कहेंगे सर ज्योग्राफी से ये टॉपिक हमको चाहिए, इन टॉपिक का प्रॉपर मतलब ये 0 लेवल से उठाकर और हाई लेवल तक, चाहे यूपीएससी में बैठ जाए, उस तरह का लेक्चर बना दो, उस तरह का लेक्चर ले लो, ताकि इससे बाहर जाए ना। इस तरह का टॉपिक कौन सा हो सकता है, फिजियोग्राफी हो सकता है, फिजियोग्राफी के साथ क्या हो सकता है आपका, रिवर सिस्टम हो सकता है, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसके बाद फिर ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ये 4 टॉपिक, और एक क्लाइमेटोलॉजी, ये 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं, मैं बोल रहा हूं जो, बाकी आप जो भी चाहते हैं आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे क्लास देखने के बाद। और भाई जो टॉपिक मैं वहां डाल रहा हूं, द जीएस स्लेयर, क्या नाम है, द जीएस स्लेयर, इसको जरूर देख लेना। जो टॉपिक वहां पढ़े हैं, वहां आपके स्पेशल सेशंस मिलेंगे, आपको स्पेशल सेशन में स्पेशल चीजें ही है। ठीक है भाई, तो फिर से एक बार सभी को थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।